स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह आयोजन काव्यार्पण आपने रखा है। मैं उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूं और कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के जो लोग यहां बैठे हैं, आप सब लोगों का आभार और अभिवादन। प्रमोद तिवारी जी, धीरज गुजर जी, मैं तो अपना श्रोता राजस्थान से लेके चलता हूं। हाँ, बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने कवियों को, शायरों को। देखो, कोई कैसे भी झूठ, छल, प्रपंच कुछ भी करे, सत्य तो तब भी बचेगा जब सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये सब लोग विकास का एजेंडा कह करके आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। और हालात देश के ये हैं, ये भले स्वीकारे नहीं कि सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। पूरी राजनीति मूल मुद्दों से भटकाने के लिए की जा रही है। उस श्रीलंका की हालत देखो, जो पूरी सोने का था, हम तो सिर्फ चिड़िया थे। लेकिन आज ही आशीष सेनल कह रहा था कि देखो भाई साहब, किसी जमाने का फास्ट बॉलर रहा इमरान खान चले गए। मैंने कहा एक दिन कुर्सी सबकी जाएगी, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। तो ये भ्रम्य है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम 2014 के बाद ही कवि या लेखक हुए हैं। इस देश में लंबी परंपरा है। किसी भी स्वस्थ मजबूत प्रजातंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, भले ही आपकी सरकार आए तो भी। जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो या जोर जबरदस्ती से कमजोर किया जाए, तो उस विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी इन कवियों की, शायरों की, पत्रकारों की और बुद्धिजीवियों की हो जाती है। हम कुछ अलग से नहीं बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो हजारों साल से दुनिया में बोला जाता रहा प्रजातंत्र के लिए, और सदियों पुरानी परंपरा रही है। ये भले ही राजनीति किसी भी नाम पे भी करें, राम भी जानते हैं कि उनके नाम पर राजनीति कितनी है और भक्ति कितनी है। वरना सबसे ज्यादा तो राम की कृपा आडवाणी जी पे होनी चाहिए थी। देखो, एक भला आदमी, पॉलिटिशियन, जमीनी नेता किस तरह से इस्तेमाल हो गया। जिन्होंने पार्टी को देश से ऊपर समझा, उनका ये हाल है, तो जो खुद को देश और पार्टी दोनों से ऊपर समझ रहे, उनका क्या होगा। इसलिए उम्मीद मत छोड़ो। किसी शायर का एक शेर है ना कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। और इनको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। मस्त रहा करो, हंसते हंसताते रहा करो। वो कोई कह रहे थे, बोले देखो पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मैंने कहा मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब दुनिया के उर्दू के बड़े व्यंगकार हुए। उनका एक जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है, तो ये गुनाह नहीं है। तो काहे को सीरियसली ले रहे हो। ये सब मीडिया के बंधु या हो, इनका थोड़ा सा खेल गड़बड़ है। लेकिन एक बात आपको निवेदन कर दूं, जितना मेरा अध्ययन है, आजादी के आंदोलन में भी मुख्य धारा के मीडिया का कोई रोल नहीं था। और मैं बड़े भरोसे और दावे के साथ कह सकता हूं कि 47 के पहले टेलीविजन का आविष्कार हो जाता है तो हिंदुस्तान आज तक आजाद नहीं होता। इसलिए इनका ज्यादा वो चक्कर छोड़ो आप। यहां का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहां तो अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का अब कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, 16 पेज खाली दे जाया कर।
फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी, आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। तो काहे को तनाव में, जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी साख का सवाल है, भुगतना उनको भी पड़ेगा। न्यूज चैनलों का आप हाल देख ही रहे हो, वो आता है ना प्राइम टाइम, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे, 4 जन भैंसे आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और अब आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। इसी से संबंधित एक लघु कथा मैं सुना रहा हूं, जो आज मैं पहली बार सुना रहा हूं। दोपहर में मैंने ताल कटोरा में भी आपका कार्यक्रम था, श्रीनिवासन बीवी जो यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से वहां मैंने सुनाई। आप उसका मजा लें। केपी सक्सेना जी का शहर है, वो जैसे प्रोज पढ़ते थे उर्दू में, जिसको नस्र कहते हैं, गद्य, मैं वही पढ़ता हूं, कविताएं नहीं सुनाता। सुने साहब, ध्यान से सुनना। हसन काजमी साहब, आप तो टेलीविजन के आदमी रहे, देखिए अब तो टेलीविजन में आदमी कहां रहे। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। दर्शकों से अधिक न्यूज चैनल थे, और एक ही खबर 100वीं बार भी यूं सुनाते थे जैसे पहली बार सुना रहे हों। मजे की बात थी कि एक ही खबर को 100वीं बार सुनने वाले भी यूं सुनते थे जैसे पहली बार सुन रहे हों। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब यहां से लघु कथा शुरू होती है। एक दिवस जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, बाथरूम से, एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही न्यूज चैनलों ने ताबड़तोड़ ब्रेकिंग न्यूज दागी। एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। आपकी तालियां उठती रहे। राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अब इसका समापन देखिए, 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। तो इनको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार खत्म हो गया, हमें भी मालूम है खत्म हो गया, रेटें डबल हो गई, गारंटी आधी है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, मैं समझाता हूं व्यापम क्या था। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। अच्छा, मेरी इमेज ऐसी बना दी। एक तो मैं कांग्रेस वालों से भी शिकायत करता हूं कि किसी आदमी को ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए।
आपने प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाए, मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? हालांकि बाद में उनकी पार्टी के दो बड़े लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर के इन विरोधियों का मुंह बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा है बल्कि बीए भी कर रखा है। और आज ही पूछ रहे थे हसन काजमी साहब, क्यों? बोलो संपत सरल जी, जब अपने प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। हंस करके आनंद लिया करो, मुझसे सीखो, मैं गुस्सा नहीं होता हूं, वरना तो 9 साल में पता नहीं क्या होता। हंसो, वो जब भाषण दें हंसने लग जाओ। फासिज्म से दो ही लोग टकरा सकते हैं और जीत सकते हैं, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन ने हिटलर जैसी मूछें लगा करके क्या मजाक उड़ाई, हिटलर सीधा हो गया। मजाक का कोई तोड़ नहीं है, और कितना भी बड़ा डिक्टेटर हो मजाक से डरता। हाँ, तो मैं कभी इस तरह की चीजों को गंभीरता से लेता नहीं। सब डरते हैं। क्या बात करते हो आप? इन कवियों के ऑडियो वीडियो सुनते हो? हाँ, कितना भी बड़ा डिक्टेटर हो मजाक से डरता है, मैं सीरियसली लेता नहीं। 2000 मैं तो अगर मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि हमने तो आपके खिलाफ भी बहुत व्यंग लिखे। 70 साल में कार्टून नहीं बने, 70 साल में व्यंग नहीं लिखे गए, 70 साल में नेताओं की मजाक नहीं उड़ी, लेकिन ये जोरदार हो गया। मैं तो अगर ये भी कह दूं कि मोदी जी 2019 में विकास के दम पे दोबारा जीत के आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे फूल कम हो रहे हैं, अब तो आखिरी होगी। ये उनके नाम करना है। सहज रहा करो जीवन में, काय को तनाव लेते हो, हंस करके मजे लो। 2019 में राजकोट से एक फोन आया प्रमोद तिवारी जी, जब उनको बढ़त मिल रही थी तो उसने मुझ पे व्यंग्य किया, बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं, तनाव क्यों पालना। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। सकारात्मक रहो। एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने सच में मजाक करी मेरे से, सच्चा किस्सा है। बोले इतना तीखा बोलते हो, सरकार के लिए, मोदी जी के लिए किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब, एक हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और आगे जो मैंने कहा फिर भी अगर जबरदस्ती ऊपर के दबाव में फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जिसको ये भ्रष्ट और अपराधी कहकर के जेल में डालने की धमकी देते हैं, वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। इसलिए ऐसी चीजों को ज्यादा तवज्जो मत दिया करो। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में अंतर होता है। देशभक्ति भीतर से पैदा होती है, राष्ट्रवाद ऊपर से थोपा जाता है। दरअसल इनके साथ समस्या क्या है, ये चढ़ना हिमालय पे चाहते हैं, मुंह हिंद महासागर की तरफ। चढ़ना हिमालय पे चाहते हैं, मुंह हिंद महासागर की तरफ। उसका एक कारण है, आप ही के नाम राशि एक हमारे कवि मित्र थे स्वर्गीय प्रमोद तिवारी कानपुर के, उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही। बोलो 90 साल पहले एक संगठन बनाया गया ये सोच करके
कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू हृदय सम्राट था। हमें एक फुल फ्लेश हिंदू राजा बिठाना है और साम दाम दंड भेद से अंतिम बात पे आनंद लेना। साम दाम दंड भेद से वो हिंदू राजा फुल फ्लेश दिल्ली की गद्दी बिठाने में कामयाब हो गए। अब उस किताब में अगला पन्ना नहीं है कि करें क्या। ये तो सोचा ही नहीं कि गद्दी पे बिठाने के बाद कुछ करना भी होता है। इसलिए माफ करो, आगे बढ़ो। ज्यादा ये भक्त वगैरह जो है ना, ये भी सुधर जाएंगे। भाई सुधरेंगे, इनके लिए कोई अलग से पेट्रोल पंप थोड़ी खुलेंगे, बुद्धि उनको भी आ जाएगी। असल में भक्त कहते ही उसको हैं जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती, और वो हर पत्थर को देवता मानता है। वो एक भक्त तो माइल स्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहा था। तो किसी ने कहा कि ये देवता नहीं है, ये माइल स्टोन है। वो भक्ति में डूबा था, बोलो नहीं ये साक्षात देवता है। देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। और इनके समझ में आ जाएगी, इनको जैसे समझाओ ना वैसे समझ जाते हैं। जैसे कृषि बिल बने तो भक्तों ने फायदे बताए, जब वापस ले लिए गए तो फिर वापस लेने के फायदे बताए। वो बड़ी दुविधा में है बेचारे, भक्त समझ जाते हैं। गांव में से हाईवे निकलना था, वो आराध्य ने बहका दिया तो भक्त भड़क गए, नहीं निकलने देंगे सड़क। कल को हमारे गांव में चोरी हो जाए तो हमें तो चोरों के पैरों के निशान नहीं मिलेंगे, जान चली जाए सड़क नहीं बनने देंगे। बात ऊपर तक पहुंची, वो कंपनी वाले आए, इंजीनियर ठेकेदार आए, उस आराध्य की सेवा पूजा की गई। आराध्य ने उनको समझाया, क्योंकि सेवा हो गई ना। बोले देखो तुम उल्टे गड्ढे की पीते हो इसलिए उल्टा सोचते हो हर बार। मान लो तुम किसी के यहां चोरी कर लो, तो कितनी अच्छी बात है, तुम्हारे पैरों के निशान उनको नहीं मिलेंगे। भक्त घर से गैती फावड़ा परात उठा लाए, बोले जान चली जाएगी सड़क यहीं बनेगी। तो इन चीजों में ज्यादा झमेले में पड़ो मत। एक लघु कथा सुना करके एक आपको मैं और सुना देता हूं। एक कैसेट बज रहा पूरे 9 साल से। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। अब इस बात का क्या जवाब दे। अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो उसी नेहरू के पीछे छिपना पड़ा जिसको 24 घंटे कोसते रहते हैं। तो दुनिया ऐसे थोड़ी चलती है, मोहब्बत से चलती है, भाईचारे से चलती है। जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो मोहब्बत रखो, ये सब चीजें आनी जानी है, थोड़े दिन का समय रहता है, हाँ सब चीजें बदल जाती है। एक लघु कथा और सुने आप। तमाशेबाज राजा। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई। राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा। राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई। राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई और
मुद्रा की ओर ध्यान देने को कहा, मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ। राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रखकर रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगा। और इसका समापन देखना, जो हो तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी होती है तो खामी भी होती है। खूबी यह कि तमाशा दिखाने वाला दिखाने से प्रजा मूल मुद्दे भूल जाती है, और खामी यह कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी तमाशा रिपीट नहीं किया उन्होंने। तमाशे की रिपीट वैल्यू नहीं होती है। बड़ी मोहब्बत दी आपने, मन से सुन रहे हैं। एक रचना में सुना देता हूं, काफी समय हो गया। हाँ, इसका शीर्षक ही सुनकर के आप आनंदित हो जाएंगे। दरअसल पूरी दुनिया का परिदृश्य आप देखें, पुतिन हो, जिनपिंग हो, एर्दोगन हो, बोल्सोनारो हो, कहीं और वाले हों या अपने वाले हों, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती है, जबकि 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। दोनों में अंतर होता है। बाजार हर युग की जरूरत है, लेकिन दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। तो पूरी दुनिया उसी चपेट में है, क्योंकि अपने वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा चपेट में। बाकी उदारीकरण, जिसका क्या आप देखो सुविधा मिली है जनता को। मैं तो पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया, तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। दुकान पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था धनतेरस है। दुकानदार बोला कि आज भी बीमार पड़ गए क्या? तो मैंने बात बनाई, मैंने कहा तबीयत खराब नहीं है, दरअसल 3 कारण है। एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है। दूसरा, दवा खरीदने से धन्वंतरी की पूजा आराधना हो जाएगी। और तीसरा, पूरे बाजार में आज के दिन आप ही के यहां सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोले आज ठीक कह रहे हो संपत सरल जी, हम भी सोच रहे थे दूसरों की बिक्री देख करके, भीड़ देख करके, कि एक दिन के लिए हम भी दवा की दुकान के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब हैं, भरपूर समर्थन करना। 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब हैं मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। तो काय को तनाव पाल रहे हो। एक अंतिम रचना सुना देता हूं, समय की अपनी सीमाएं, खूब मोहब्बत दी आप लोगों ने। वर्तमान परिदृश्य जो मैं बता रहा था आपको, छूट गई बात। धर्मवीर भारती का एक नाटक है धर्मयुग, अंधा युग। उसमें एक संवाद है, एक दृश्य है, वो आप देखना। गलती प्रजा की भी नहीं है, आप देखो। युद्ध का 18वां दिन, आखिरी दिन, धृतराष्ट्र और गांधारी महल में बैठे संजय का इंतजार कर रहे हैं कि वो आकर के बताए कि दुर्योधन मारा गया या जीवित है। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। अचानक सन्नाटा और अंधकार बढ़ता है, और वो प्रहरियों के संवाद में आप इस देश की वर्तमान परिस्थिति को तोलना। अचानक सन्नाटा और अंधकार बढ़ता है, तालियों से बताना, फिर मैं रचना शुरू करता हूं। जैसे ही सन्नाटा और अंधकार बढ़ता है, एक प्रहरी दूसरे से कहता है जरा देखना तो। दूसरा प्रहरी बोला
अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। अब आपको इन समस्याओं के समाधान तलाशने हैं और अच्छी बात है कि तलाश शुरू हो गई। तलाश शुरू हो गई, ये अच्छी बात है। आप उसका पता करो जो इनकी स्क्रिप्ट लिख रहा है। असली खेल पटकथा का है, वो पूरी हुए बिना काम होगा नहीं भाई। जब गब्बर सिंह शुरू में निपट जाता तो 16 सवा 3 घंटे थोड़ी चलती। असली खेल स्क्रिप्ट का है। हाँ, अंतिम रचना, शीर्षक पढ़ता हूं, समर्थन करना, सुनाइए। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की, होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। एक इधर देखो कोट लिखा हुआ है राजीव जी का, महिलाएं देश की सामाजिक चेतना होती हैं, वे हमारे समाजों को जोड़े रखती हैं। इस पर गंभीरता से अमल करो और शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मुंह उड़ाने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हथेलियों की बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता। यदि भूले भटके मन की बात भटक कर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात हो जाती है। अब सुने, वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और तालियां तो मेरी अगली बात पर उठनी चाहिए। व्यंग तक आपकी दृष्टि पहुंच जाए तो बताना, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे अपन बारखड़ी सीखते थे ना, ध्यान से सुने, समापन कर रहा हूं। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो
खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं, फिर व्यंग पर आपकी दाद मिले। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, काम की बात और मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। मैं पुनः आप सब लोगों का आभार, धीरज जी का, प्रमोद जी का और तना। काफी हो गया मेरे ना, अरे अरे चाय तो एक कोई बेचने दो यार। एक रचना मैं आपको सुना देता। आप लोग थोड़ी देर रुकिए प्लीज। ये हमारी तहजीब के खिलाफ है, ये लखनऊ है, कम से कम यहाँ तो लिहाज रखें। 2 मिनट की बात है, अभी अपने सभी अभिभावकों को सुनना है आपको, प्लीज। चलो मैं सीधे सीधे एक रचना सुना देता हूँ। वैसे क्या सुनने की मानसिकता में होंगे लोग बात? जरूरत से ज्यादा भी आ जाए। हाँ, मैं समझता हूं कि इसको यहां विराम नहीं दे, हम अगले टाइम तक के लिए स्थगित करते हैं कार्यक्रम को, ठीक है ना। और मैं अब 2-4 लाइन का तो ऐसा है जी, मेरा और मोदी जी का शुरू होने का टाइम है। क्या बात है, आ जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं, एक एक गद्य सुना देता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, एडिट नहीं हो सकती। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं, लेकिन हमने उसका कितना दुरुपयोग किया। पहले का जो समय था उसमें कितना सुकून था, सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष थे तो रोमांच भी बहुत था। आज जो स्थितियां हैं उसी का मैं दोनों का विरोधाभास बताता हूं। रचना है वे भी क्या दिन थे। ऐसी कोई रचना नहीं जो यूट्यूब पे नहीं पड़ी हो। मुझे तो लोग सुनने के लिए नहीं बुलाते, ये देखने के लिए बुलाते हैं कि इस दौर में सच बोलने वाला आदमी दिखने में कैसा होता है। हाँ, वे भी क्या दिन थे, पहली पंक्ति से पकड़ना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद है। तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों में एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप अवधी बोलते हैं, क्या बढ़िया फारूक सरल जी ने अवधी के गीत सुनाए। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और आपकी तालियां उठे, अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को ही लानी पड़ती थी।
एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और भल गई। बीच क्या हुआ? असुरक्षा बोध। लाखों करोड़ों जमा है, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। तब देखें, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। अब आप व्यंग देखें, यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान देखना और अच्छे समझ जाओ तो बताना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से शाही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था, जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते हैं। हाँ, मैं इसका समापन करता हूं। बड़ी मोहब्बत दी। सच है, सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।